प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा फासीवादी विचारधारा का मूल्यांकन। हम फासीवाद के महत्व और फासीवाद की आलोचनात्मक विवेचना करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध का उद्देश्य विश्व में जनतंत्रवाद को सुरक्षित रखना था, किंतु विश्व युद्ध का यह उद्देश्य बनकर ही रह गया और विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के विभिन्न देशों में अधिनायकवाद के जो अनेक रूप प्रकट हुए, फासीवाद उनमें से एक था। इस विचारधारा का महत्व इटली एवं जर्मनी दोनों को माना जा सकता है। यह विचारधारा उस समय उत्पन्न हुई जिस समय इटली की दयनीय स्थिति थी। इटली में भ्रष्टाचार, अशांति, अराजकता का वातावरण उत्पन्न हुआ था। उसी दौरान संपूर्ण इटली की जनता को एकता शक्ति के रूप में संगठित करने की आवश्यकता थी। इटली की जनता ने भी इसे ग्रहण किया और समर्थन भी दिया। इसीलिए इटली के राष्ट्रीय जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधार का प्रतीक माना गया। यह एक वर्ग विशेष की स्थापना करती है। अपनी संस्कृति को कायम करना व स्पेन, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड आदि में भी इसे अपनाया जाना इसके महत्व को बताता है। इसका महत्वपूर्ण स्थान इस बात में रहा है कि इटली अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का इसे कवच मानती थी। इससे एक सुदृढ़ औद्योगिक राष्ट्र के रूप में इटली पुनः स्थापित होना चाहती थी। इस विचारधारा का महत्व एक समय विशेष के लिए ही माना जा सकता है। वह संकट काल के लिए ही अधिक उपयुक्त मानी जाती रही है। यही इसका योगदान भी माना जा सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, फासीवादी विचारधारा या फासीवाद हमेशा आलोचकों द्वारा आलोचित किया जाता रहा, क्योंकि ये एक तानाशाही विचारधारा थी। कई आधारों पर इसकी आलोचना हुई। आलोचकों का मानना है कि फासीवादी अवसरवादी हैं। मुसोलिनी अवसरवादी था, इसलिए फासीवाद भी इसी दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल देती है। यह स्पष्टता का अभाव रखती है। इसमें निश्चित सिद्धांतों की पूर्ति के लिए निरंतर साधनों में परिवर्तन किया जाता रहा।
इससे इसकी दीर्घकालीन सफलताएं नहीं मिल सकी। यह विचारधारा मानवता के विपरीत है। आलोचकों का मानना है कि यह मानवता का शोषण की प्रतीक है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन करती है। यह निरंतर संघर्षों को जन्म देती है और मनुष्य को निरंतर युद्ध करते रहने के लिए आह्वान करती है। यही नहीं, आलोचक कहते हैं यह विचारधारा इटली की एक ऐसी जाति विशेष का वर्णन करती है जो संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर राष्ट्रीयता की बात करती है। यह लोकतंत्र, समानता, समाजवाद का भी विरोध करती है। जर्मन जाति की तरह स्वाभिमान से अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहती थी। इटली में अन्य जातियों का शोषण किया गया। यह विचारधारा व्यक्ति के विकास में भी बाधक मानी जाती है, क्योंकि यह व्यक्ति की सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा देती है। व्यक्ति को साधन के रूप में मानना अनुचित है। यह राज्य के कठोर नियंत्रण का प्रतीक मानी जाती है। यह विचारधारा अंतिम स्तर पर शासक की तानाशाही को सिद्ध करती है। जनता के हाथों में कोई शक्ति नहीं होती है। यह शासक के आदेशों को मानने के लिए बाध्य करती है। इसके साथ साथ अशांति उत्पन्न करती है। यह नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि का भी विरोध करती है। इसमें कठोर अनुशासन की पालना की जाती है। यह सैनिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, भर्ती पर विशेष ध्यान देती है। यह फासीवादी दल के अनुयायियों को सैनिक नियंत्रण अनुशासन में रखती है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, संगीत, शिक्षा के स्थान पर सैनिकवाद को ही बढ़ावा दिया जाता है। हमेशा से ही यह विचारधारा संघर्ष में विश्वास रखती है। इसको संपूर्ण मानव जाति के लिए संकट उत्पन्न करने वाली विचारधारा माना जाता है। यह निरंतर युद्ध लड़ते रहने में विश्वास करती है, जिससे धन, जन दोनों की ही हानि होती है। इसमें शक्ति का केंद्रीकरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में फासीवाद शक्ति का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने पर बल देता है, जिससे पतन निश्चित होता है। और इस विचारधारा का अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद को बढ़ावा देना है। इसमें मजदूर, श्रमिक वर्ग को साधनहीन बनाया जाता है।
यह बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा का प्रतीक है। इस विचारधारा के प्रतिपादक मुसोलिनी और अनुयायी जो कुछ करते हैं वे वास्तव में करते नहीं हैं, वे अपनी कार्य योजना को गुप्त रखते हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है और वास्तव में इसे समझने में कठिनाई होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, यह कहा जाता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक युग में यह विचारधारा अनुसरण करने योग्य नहीं है। इसमें कल्याणकारी भावना नहीं होने से इसे अपनाया नहीं जा सकता।